नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 16 देशभक्त पुरु के व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। यह पाठ संयुक्त क्रिया एवं रंजक क्रिया और समुच्चय बोधक अवयव पर आधारित है। तो आइए इस पाठ के प्रश्न शुरू करते हैं। इन प्रश्नों को करने से पहले, संयुक्त क्रिया और रंजक क्रिया को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। उदाहरण दिए गए हैं। मोहिनी गाती है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है? गाने की क्रिया। गाने की क्रिया हो रही है। मोहन पढ़ रहा है, यहाँ पर पढ़ने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर पढ़ने की क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया के ही भेद हमने पढ़े थे। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है और अकर्मक बिना कर्म के। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया एवं रंजक क्रिया। अब संयुक्त क्रिया को देखते हैं कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। ये देखिए, संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। कहने का अर्थ है कि वो क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाएगी जिसमें दो क्रियाएं एक साथ हों। ठीक है, जैसे मैं प्राय आ जाया करता हूँ, तो यहाँ पर आना और जाना दो क्रियाएं हैं, तो ये क्या है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण। इसे जाने दो, जाना और देना, ये भी दो क्रियाएं हैं। दो क्रियाओं के मेल से क्या बनती है? संयुक्त क्रिया। अगर इसमें दो क्रियाएं नहीं होंगी किसी भी वाक्य में, तो वो क्रिया संयुक्त क्रिया नहीं होगी। इसमें संयुक्त क्रिया तभी होगी जब इसमें दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं हों। ठीक है, और आगे हम पढ़ते हैं रंजक क्रिया के बारे में। रंजक क्रिया क्या है? संयुक्त क्रिया का ही एक भेद है। ये संयुक्त क्रिया का ही भेद है। इसकी परिभाषा देखिए। रंजक क्रियाएं मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेष रंगत लाती है, उनमें विशेष छवि उत्पन्न करती है। हिंदी की कुछ प्रमुख रंजक क्रियाएं निम्नलिखित हैं। रंजक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? आना, जाना, उठना, बैठना, लेना, देना आदि। तो रंजक क्रिया क्या है? वह संयुक्त क्रिया का ही एक भेद है और यह है मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेष रंगत लाती है। ठीक है, तो अभी हम जब प्रश्न करेंगे तो आपको ये सभी परिभाषाएं भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहले इन वाक्यों को पढ़ते हैं। सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। पहुंच गया सम्राट। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है। अब प्रश्न देखिए, ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं लिखिए। जो ये वाक्य दिए गए हैं इनमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं? जैसे हमने पहला वाक्य पढ़ा, तो इसमें क्या है क्रिया? सिखाना और पढ़ेगा, दो क्रियाएं होगी। अगले वाक्य में पहुंच और गया, ये भी दो क्रियाएं होगी। ठीक है, ये देखिए, क्रिया सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा, तो सिखाना और पढ़ेगा दो क्रियाएं हैं। पहुंच गया सम्राट, पहुंच गया, पहुंचना और गया यानी कि जाना, ये भी दो क्रियाएं हैं। अब अगला वाक्य देखते हैं। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है। अब इसमें भी जीतना और चुका है, दो क्रियाएं हैं, जीतना और चुका है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, सिखाना पड़ेगा, पहुंच गया, जीत चुका है। ठीक है, अब अगला प्रश्न। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं लिखिए। सोनाली ने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, तो इसमें कौन सी क्रिया है? ये है क्रिया जीतना यानी जीता।
ठीक है। पुष्पा ने राखी को सबक सिखाया, सिखाया ये क्रिया है यहाँ पर। मैं उसके घर पहुँचा, पहुँचा यानी पहुँचना क्रिया है यहाँ पर। डाकुओं ने एक एक करके बंधकों को छोड़ा, छोड़ना, ठीक है, छोड़ा यहाँ पर क्रिया है। अब देखिए, अब इसे समझिए। प्रश्न 2 के वाक्यों में, ये प्रश्न 2 है, इसके वाक्यों में केवल क्रिया का प्रयोग किया गया है। क्रिया का प्रयोग जीता, सिखाया, पहुंचा, छोड़ा। जबकि प्रश्न 1 के वाक्यों में 2-2 क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। हमने अभी पढ़ा था ना 2-2 क्रियाएं, सिखाना पड़ेगा, पहुंच गया, जीत चुका है, ठीक है। अब देखिए क्या पढ़ा था हमने कि जबकि प्रश्न 1 के वाक्यों में 2-2 क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। मूल क्रिया जीतना, सिखाना, पहुंचना, छोड़ना मुख्य अर्थ देती हैं। तो ये जीतना, सिखाना, पहुंचना, ये क्या है, ये क्रियाएं क्या हैं, मुख्य अर्थ देती हैं। तथा दूसरी क्रियाएं पड़ेगा, गया, चुका, ये पड़ेगा, गया, चुका। तो आप यहाँ पर भी चुका ही लिख लीजिए, ये है को मिटा दीजिएगा, ठीक है, चुका। तथा दूसरी क्रिया पड़ेगा, गया और चुका मूल अथवा मुख्य क्रिया को विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है। मूल क्रिया क्या होगी, जीतना, सिखाना, पहुंचना, छोड़ना, ठीक है। और मूल क्रिया यानी कि मुख्य क्रिया। और दूसरी क्रिया कौन सी होगी, पड़ेगा, गया, चुका, ये इस क्रिया को विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है। इस दूसरी क्रिया को क्या कहते हैं, रंजक क्रिया कहा जाता है। रंजक का अर्थ है रंगने वाली, रंग देने वाली। रंजक का क्या अर्थ है, रंगने वाली, रंग देने वाली। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि रंजक क्रियाएं मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेष रंगत लाती है, उनमें विशेष छवि उत्पन्न करती है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो इस क्रिया से पहले वाली क्रिया है, जो आगे वाली क्रिया है सभी वाक्यों में, वो क्या है, मुख्य क्रिया, ठीक है। और जो बाद वाली है, अंत वाली, जैसे पड़ेगा, गया, चुका, ये कौन सी हैं, ये हैं रंजक क्रियाएं, ठीक है। ये सभी क्या है, रंजक क्रियाएं, गया, पड़ेगा, चुका। और ये किसके उदाहरण है, ये है संयुक्त क्रिया के उदाहरण। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये देखिए, मूल क्रिया के साथ दूसरी क्रिया अर्थात रंजक क्रिया को जोड़ने पर बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। मूल क्रिया के साथ दूसरी क्रिया अर्थात रंजक क्रिया को जोड़ने पर बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो ये सभी संयुक्त क्रिया के उदाहरण है, क्योंकि इसमें मूल क्रिया भी है और रंजक क्रिया भी है सभी वाक्यों में, इन तीनों वाक्यों में, ठीक है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में से रंजक क्रियाएं छांटकर लिखिए। सुषमा ने खाना खा लिया, ये सभी वाक्य हैं, हमें रंजक क्रिया छांटनी है केवल, ठीक है। सुषमा ने खाना खा लिया, ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। जैसे खाना और लिया, दो क्रियाएं हैं ना साथ में। जैसे रमेश ने पत्र पढ़ डाला, पढ़ना और डालना, ठीक है। सोहन डरावना सपना देखकर डर गया, डरना और गया, ये भी दो क्रियाएं हैं। साहिल की माताजी लौट आई, लौटना और आई, तो ये भी दो क्रियाएं हैं। नसरीन ने कहा बच्चों बैठ जाओ, बैठना और जाना, तो ये इन सभी वाक्यों में दो दो क्रियाएं हैं और ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। हमें केवल रंजक क्रिया छांटकर लिखनी है। रंजक क्रिया कौन सी होगी, जो ये आगे वाली जो है, ये सभी तो मूल क्रियाएं हैं, ठीक है, मुख्य क्रिया। और जो सबसे अंत में है, जैसे लिया, डाला, गया, आई, जाओ, ये सभी कौन सी हैं, रंजक क्रियाएं, ठीक है। ये सभी रंजक क्रियाएं जो हैं वो सबसे वाक्य के अंत में ही आती हैं, ठीक है। वाक्य के अंत में या मूल क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया जो मूल क्रिया है उसके अंत में लगता है ये, ठीक है। जैसे सिखाना पड़ेगा,
पहुंच गया, जीत चुका। ठीक है, उसी तरह से ये सभी जितने भी अंत में दिए गए हैं ये सब, जैसे लिया, डाला, गया, आई, जाओ, ये सभी क्या है, रंजक क्रिया। अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से उदाहरण के अनुसार मूल क्रिया और रंजक क्रिया छांटकर लिखिए। अब ये वाक्य दिए गए हैं, हमें मूल क्रिया छांटनी है और रंजक क्रिया। ठीक है, उदाहरण हमें एक दिया गया है, जैसे भोंपू अपने आप बज उठा। अब यहाँ पर बजना और उठना दो क्रियाएं हो रही हैं, तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। बजना क्या है, मूल क्रिया यानी आगे वाला, और जो अंत में है उठना वो क्या है, रंजक क्रिया। उसी तरह सभी वाक्यों को देखते हैं। मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण भेज दो, भेज दो। अब आपको पता है कि जो आगे वाली होएगी वो मुख्य क्रिया है यानी भेजना, और दो यानी देना ये रंजक क्रिया। वे पिछली बातें भूल जाएं, भूलना और जाना, भूलना और जाना ये मूल क्रिया और ये रंजक क्रिया। जब तक हम हैं भारत को नहीं जीत सकता, जीत सकता, जीतना मुख्य क्रिया या मूल क्रिया और सकना रंजक क्रिया। उसे अंदर ले आओ, लेना और आना। लेना क्या है, मुख्य यानी मूल क्रिया, और आओ क्या है, रंजक क्रिया। मामा जी को कल हैदराबाद जाना पड़ा, जाना पड़ा, जाना क्या है, मूल क्रिया, और पढ़ना क्या है, पढ़ा यानी पढ़ना रंजक क्रिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, रंजक क्रिया जो है वो मूल क्रिया के बाद में आती है हमेशा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हमारे पास 3 केले हैं और 3 लड़के हैं। अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। अध्यापक ने जोर से मेज पर हाथ मारा और कहा, चुप हो जाओ। वे अपनी फटी पुरानी कॉपियां दिखाते, लेकिन कोई भी कॉपियों में लिखी बात को समझ नहीं पाता था। हार्डी और लिटलवुड की संगति में वे अपनी कठिनाइयों को भूल जाते थे। अब देखते हैं, अब उदाहरण के अनुसार वाक्य ख, ग व घ के दो दो जुड़े हुए वाक्य लिखिए। अब ये जितने भी वाक्य हैं, ये ख, ग और घ वाक्य, इसमें दो दो वाक्य हैं। तो देखते हैं, जैसे पहला उदाहरण है ये वाला, हमारे पास 3 केले हैं और 3 लड़के हैं। तो ये दो वाक्य कैसे बने, हमारे पास 3 केले हैं, पहले तो ये वाला, हमारे पास 3 केले हैं, फिर हमारे पास 3 लड़के हैं, फिर वैसे यही जोड़ दिया, हमारे पास 3 लड़के हैं। ठीक है, अब उसी तरह से ख का बनाएंगे, अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तो इसे कैसे बनाएंगे हम, अध्यापक रुक गए, एक वाक्य तो ये हो गया हमारा, और दूसरा क्या हो गया, अध्यापक लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तो यहाँ पर लिख देना है, अध्यापक रुक गए, एक वाक्य ये हो गया, और दूसरा क्या बना, अध्यापक लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। अब ग का बनाना है हमें, अध्यापक ने जोर से मेज पर हाथ मारा और कहा, चुप हो जाओ। तो पहला वाक्य क्या बनेगा कि अध्यापक ने जोर से मेज पर हाथ मारा, ये वाक्य हमारा खत्म। फिर दूसरा क्या बनेगा, अध्यापक ने कहा, चुप हो जाओ। तो ये भी लिख देंगे हम, अध्यापक ने जोर से मेज पर हाथ मारा, एक वाक्य खत्म, और दूसरा अध्यापक ने कहा, चुप हो जाओ। अब घ देखिए, वे अपनी फटी पुरानी कॉपियां दिखाते, एक वाक्य तो ये बन गया हमारा। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा कि उनकी कॉपियों में लिखी बात कोई भी समझ नहीं पाता था। वे अपनी फटी पुरानी कॉपियां दिखाते, और दूसरा क्या बनेगा, उनकी कॉपियों में लिखी बात को कोई भी समझ नहीं पाता था। अब ऊपर दिए गए दो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हें लिखिए। अब देखिए, जो ये हमने अभी वाक्य पढ़े थे, इनमें इन दो को किसने जोड़ा हुआ है, इसने,
और ने। इन दो वाक्यों को किसने जोड़ा हुआ है? और शब्द ने। इन दो वाक्यों को किसने जोड़ा हुआ है? इस और शब्द ने। इसको और इसको किसने जोड़ा हुआ है? इसने। ठीक है, तो किन दो शब्दों ने जोड़ा है? और ने और लेकिन शब्द ने। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब अगला है, अब पांचवें वाक्य को पढ़िए और लिखिए कि और शब्द किन दो पदों यानी शब्दों को जोड़ रहा है। पांचवें वाक्य को पढ़िए। पांचवा वाक्य कौन सा है? हार्डी और लिटिलवुड की संगति में वे अपनी कठिनाइयों को भूल जाते थे। अब इन्होंने पूछा है कि ये जो और शब्द है, ये जो शब्द है, इसने किन दो पदों यानी शब्दों को जोड़ रहा है। यह किन दो शब्दों को जोड़ रहा है? किसको जोड़ रहा है? एक तो लिटिलवुड को जोड़ रहा है और हार्डी को। हार्डी और लिटिलवुड, इन दो शब्दों को जोड़ रहा है ना ये शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हार्डी लिटिलवुड। अब हम आगे परिभाषा देखते हैं कि ये जो अभी हमने किया ये क्या है। ठीक है, ये और लेकिन ये कौन से शब्द हैं? तो आइए देखते हैं। ध्यान दीजिए, जो शब्द दो या दो से अधिक पदों या शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। दोबारा ध्यान दीजिए, जो शब्द दो या दो से अधिक पदों या शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कंजक्शन। ठीक है, वही चीज़ है ये, हिंदी में समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे एवं, यदि, तो, जब, तब, यद्यपि, तथापि और तथा, किंतु, या, अथवा, क्योंकि, इसलिए, कि, फिर भी, अतः, लेकिन, इसलिए कि, ताकि, अर्थात आदि। ठीक है, उदाहरण दिए गए हैं समुच्चय बोधक अवयव के। जैसे आपने इंग्लिश में कंजक्शन पढ़े होंगे, एंड, बट, है ना, तो ये वही है, बिकॉज। ठीक है, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित समुच्चय बोधक अवयव भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। सुरेश को बुखार था, डैश वह स्कूल गया, फिर भी वह स्कूल गया। नेहा डैश श्वेता बगीचे में घूम रही हैं। नेहा और श्वेता बगीचे में घूम रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया, डैश उसकी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। आप चाय पसंद करेंगे, डैश कॉफ़ी, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी। डॉक्टर साहब एक रोगी की जांच कर रहे थे, डैश वे टेलीफोन न सुन सके, इसलिए वे टेलीफोन न सुन सके। डैश आप घर आए, डैश मिठाई ज़रूर लेते आना। यदि आप घर आए तो मिठाई ज़रूर लेते जाएं। आए नहीं, जाएं होगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों में से समुच्चय बोधक अवयव छांटकर लिखिए। ये वाक्य दिए गए हैं, हमें समुच्चय बोधक अवयव छांटकर लिखना है। तो देखते हैं। अपने सम्राट से कहना कि हम उसे हारना सिखा देंगे। तो इसमें समुच्चय बोधक अवयव क्या है? कि। सब कुछ कहा सम्राट, फिर भी पुरु लड़ने के लिए तैयार है, फिर भी। ठीक है, अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही थी और मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं, ताकि। यद्यपि रामानुज बहुत बीमार थे तथापि वे अंकों से खेलते रहे, तथापि। ठीक है, यद्यपि भी है वैसे इसमें, पर इन दो वाक्यों को ये शब्द जोड़ रहा है। ठीक है, यद्यपि भी वैसे समुच्चय बोधक अवयव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों ही आएंगे क्योंकि यद्यपि और तथापि दोनों हैं।
दोनों ही समुच्चय बोधक अवयव हैं, या इनके बीच में आप योजक चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे जब तब होता है ना, जब तब, उसी तरह से यद्यपि और तथापि। जैसे इस वाले वाक्य में भी यदि तो, ये दोनों ही इन दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए समुच्चय बोधक अवयवों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और शब्द दिया गया है, हमें वाक्य बनाना है। राम और श्याम पक्के मित्र हैं। इसलिए शब्द से वाक्य बनाना है। मैं बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं गई। यदि तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा। ठीक है। क्योंकि मैं खेलने नहीं जा पाऊँगी क्योंकि कल मेरी परीक्षा है। फिर भी उसकी तबीयत खराब है, फिर भी वह घर का सारा काम कर रही है। अब अगला प्रश्न है, आओ दोहराएं। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तलवार, तलवारें, यानी एक से अनेक। मैदान में, मैदानों में। सैनिक की, सैनिकों की, सैनिकों की। फौज, फौजें। कैदी को, कैदियों को। मैदान में, मैदानों में। दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। कवि, कवियत्री, ये यहाँ से आप छांट कर लिख सकते हैं। माली, मालिन। वीर, वीरांगना। विधवा, विधुर। लेखिका, लेखक। सहपाठी, सहपाठिन। ठीक है। और जो अभी हमने ये वाक्य किए थे, आप स्वयं भी इन शब्दों के प्रयोग से इन वाक्यों के अलावा अपनी तरफ से वाक्य कुछ भी बना सकते हैं। जैसे राम और श्याम की जगह आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं या उनके बारे में कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है। तो आप खुद भी वाक्य बनाकर देखिएगा ताकि आपको समुच्चय बोधक अवयव अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से रूढ़ तथा यौगिक शब्द छांटिए। ये रूढ़ और यौगिक शब्द हम अपने पिछले पाठ में कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको रूढ़ और यौगिक शब्द अच्छे से समझ में आ जाएं। और हमने रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द तीनों उस पाठ में पढ़े थे। ठीक है। तो रूढ़ शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जैसे कि कूच, इसको अगर हम अलग अलग कर देंगे तो कोई भी इसका अर्थ नहीं होगा। दूत हो गया, और सबक, सबक एक शब्द है। ठीक है। इसका अपना ही एक अर्थ है, उसी तरह कूच का और दूत का। और यौगिक शब्द जो शब्दांश और या शब्द के जोड़ने से, के योग से बनते हैं। ठीक है। तो होगा प्रवेश। अब वेश एक अलग शब्द है, इसमें प्र शब्दांश जुड़ा हुआ है, तो ये एक यौगिक शब्द है। सेनापति। अब सेना और पति, यदि दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है, ये कहने का अर्थ है कि सेना और पति दो अलग अलग शब्द हैं। इन शब्दों के मेल से क्या बना है, एक यौगिक शब्द सेनापति। निर्दोष, इसमें भी निर्जमा दोष, इस तरह से फिर ये एक यौगिक शब्द है क्योंकि ये ऐसे निर्जमा दोष, दोष एक शब्द है और ये एक शब्दांश है, तो इन दोनों के मेल से क्या बना, निर्दोष। तो जब दो शब्दों के या शब्दांशों के मूल शब्द और शब्दांश या शब्द और शब्द के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, यौगिक शब्द। जैसे सेना जमा पति, सेनापति बन गया। प्र जमा वेश, प्रवेश। तो ये सभी क्या हैं, यौगिक शब्द के उदाहरण। तो बच्चों, ये थे पाठ 16 देशभक्त पुरु के व्याकरण से संबंधित प्रश्न। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।